हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस को लेके। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले ये सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज हम इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन ... था। फ्रेंड्स ये जो मॉम मिशन था मंगलयान के लिए, मंगल ग्रह के लिए मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका जो लॉन्च किया था उसका वाहन का नाम क्या था रॉकेट का? ऑप्शन है PSLV C-42, PSLV C-25, PSLV C-45, PSLV C-46। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि PSLV C-25 उसका लॉन्च वाहन था। फ्रेंड्स रॉकेट का नाम था जिसमें से मॉम मिशन को लॉन्च किया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। मंगल ग्रह के लिए 2013 में यानी कि 5 नवंबर 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? फ्रेंड्स कोई भी चीज़ का अगर उत्पादन हम करते हैं उसका जो कारक होते हैं उसमें से कौन से कारक इनमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन है पूंजी, श्रम, भूमि, कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कर उत्पादन कारक में संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें, क्योंकि देखिए वस्तु चाहे या सेवा हो उसका उत्पादन में 4 कारक का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, जिसे हम लोग उत्पादन के 4 कारक कहते हैं। उसमें से एक हो गया आपको श्रमिक जो मजदूरी प्राप्त करता है, और दूसरा हो गया उद्यमी जो लाभ अर्जित करता है, और तीसरा आपका हो गया क्या? भूस्वामी जो यानी भूमि से लागन प्राप्त करता है, जिसका भूमि रहता है वो हो गया। एक हुआ पूंजीधारी जिसको जो पूंजी लगाता है, पूंजी पर ब्याज प्राप्त करता है। तो ये 4 कारक हो गए उत्पादन का। लेकिन इसमें से ऑप्शन में जो कर दिया हुआ है वो कर उत्पादन के कारक नहीं है, ये टैक्स उत्पादन के कारक नहीं है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। उत्पादन के कारक कौन कौन है? पूंजी, उद्यमी, श्रम, भूमि। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? फ्रेंड्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी था भारत में जो 1600 ईस्वी में आया था, उनके द्वारा बनाया गया भारत में प्रथम किला कौन था? उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मछलीपट्टनम, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये पहला किला बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में। भारत में कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास का भी नाम हो गया चेन्नई बदलकर, तो मद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अभी वर्तमान में तमिलनाडु में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो किला है ना 1639 में बनाया गया था और जाके 150 लगभग 150 वर्षों तक इस मतलब ये किला में ना मतलब युद्ध का केंद्र बना रहा। बड़े बड़े मतलब षड्यंत्र होते जा रहे थे किला में। तो फ्रेंड्स ये किला आप समझिए होंगे कि भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला किला बनाया गया था। कहाँ? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? यानी आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सी नदी है जो पूर्व की दिशा की ओर नहीं बहती है, यानी कि वो पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। इसका कहने का ही मतलब है। ऑप्शन है गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद यमुना नदी, माही नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि माही नदी। माही नदी किधर? पूर्व की ओर नहीं बहती है, बल्कि माही नदी पश्चिमी की ओर बहती है, यानी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, अरब सागर में जाके गिरती है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाले नदियों का हम ट्रिक लिखा देते हैं, यानी ट्रिक बता देते हैं। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसका ट्रिक है कि समानता। क्या है? समानता। स से हुआ साबरमती, मा से हुआ माही, नौ से हुआ नर्मदा, ता से हुआ ताप्ती। तो फ्रेंड्स ये चारों नदी पश्चिम की और बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है। फ्रेंड्स इससे तो गंगा सब नदी हुआ किधर? इधर सब जाके बंगाल के खाड़ी में गिरता है। फ्रेंड्स ये सब नदी तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। पश्चिम की ओर नदी बहने वाली नदी कौन कौन थी? समानता, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक गायन जो है शब्द, सामूहिक गायन है एक शब्द ... से संबंधित है। फ्रेंड्स ये जो शब्द सामूहिक गायन किससे संबंधित है? गुरु पूरब, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। तो फ्रेंड्स ये जो गायन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गायन है। शब्द किससे संबंधित है? तो ये गुरु पूरब से संबंधित है। किससे? गुरु पूरब से ये गायन
संबंधित है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। जो सिख धर्म का जो प्रथम गुरु था गुरु नानक, उसका जन्मदिन को जो ना जन्म दिवस को हम लोग गुरुपुरब पर्व के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये नवंबर महीने में मनाया जाता है। इस दिन जो है ना जो सिख लोग हैं वे गुरुद्वारे में भोजन करता है, मतलब भजन कीर्तन करता है। उसके बाद जितना भी मतलब ग्रंथ साहिब है वो लोग का पाठ पूजा करता है, लंगर या भोजन का व्यवस्था करता है। इसी दिन कौन दिन? गुरुपुरब के दिन फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। जो गायन है सामूहिक गायन, ये शब्द ये गुरुपुरब से संबंधित है। और ये जो जैन धर्म के प्रथम मतलब संस्थापक थे गुरु नानक जी, उनके जन्म दिवस पर ये सभी मतलब कार्यक्रम होते हैं फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? ये जो लेंस होता है उसका क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होता है? ऑप्शन है जूल, डायोप्टर, ओम, वाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मतलब लेंस की क्षमता होता है ना, तो ये लेंस की क्षमता जो फोकस दूरी होता है इसको हम ऐप से सूचित करते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो होता है उसी को हम लोग लेंस क्षमता कहते हैं। तो लेंस का क्षमता जिस तरह पी हुआ, पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर क्या आता है? 1/f। तो f हो गया फोकस दूरी। तो ये लेंस की क्षमता का व्युत्क्रमण नहीं पाती है, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रमण पाती है कौन? लेंस की क्षमता। तो इसलिए p बराबर 1/f डायोप्टर होता है और डायोप्टर को d से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए कि लेंस का क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। उसके बाद ये जो जूल है, ये जूल उष्मा की इकाई है। उसके बाद क्या है? डायोप्टर, ये तो बता ही दिए लेंस की क्षमता का सही इकाई है। उसका ओम है प्रतिरोध का, वाट है शक्ति का। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जो पूना पैक्ट हुए थे फ्रेंड्स, पूरा पूना समझौता, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन है 1923, 1922, 1932, 1933। तो इसका आंसर होगा 19 सी यानी कि 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछेगा कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें लोग पूना समझौता के भी नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स हम इसके बारे में कुछ डिटेल से बताते हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो मतलब 1932 में जो हुआ था, तो ये तारीख के साथ कभी पूछता, तो 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स मतलब हम लोग जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930, 1931, 1932, 3 हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब गांधी जी किस मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। तो फ्रेंड्स गांधी जी जब भाग लिए थे, भाग लेने जब मतलब कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे। वहाँ पे जब वो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, जब सीढ़ी पर चढ़ रहे थे ना, तो जानबे करते हैं वो धोती था, उसके बाद हाथ में लाठी था। उसको जब सीढ़ी पर चढ़ रहा तो वहीं पे था मतलब एक मतलब व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल नाम का। तो उन्होंने उसको बोला था अर्धनग्न फकीर, मतलब आधा नंगा फकीर, जिस तरह भिखारी नहीं होता है, एक तो कुछ लपेट लेता अपना लाठी लेता है, तो इसलिए उसको मतलब गांधी जी को बोला अर्धनग्न फकीर। क्वेश्चन कभी पूछता भी है कि महात्मा गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा? तो विंस्टन चर्चिल कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। उसके साथ फ्रैंक मोरे भी था, उसको तो उसका नाम उतना नहीं पूछता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स जब वो मतलब मीटिंग में गया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, बैठा, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। और उसी ने मतलब घोषणा किया था एक सांप्रदायिक पंचायत था, समझे? सांप्रदायिक पंचायत था। क्या था? सांप्रदायिक पंचायत था फ्रेंड्स। उसमें कहा गया था कि मतलब जो दलित होते हैं, दलितों को हिंदुओं से अलग कर प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी उस पंचायत में, और दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया गया था। लेकिन इसको गांधी जी ने मना कर दिया, तो इनको इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसमें मतलब भीमराव अम्बेडकर उसका सपोर्ट किया, नहीं ऐसा होना चाहिए, और उस समय गांधी जी इसका मतलब विरोध किया था। तो उसके बाद गांधी जी वहाँ से वापस इंडिया आ गए थे। तो फ्रेंड वहाँ से जब वापस इंडिया आ गए थे, मतलब जब ये अवार्ड उसको कर दिया था मतलब भीमराव अम्बेडकर, ये सब मतलब मान लिया था, ये सांप्रदायिक जो पंचायत था उसको मान भी लिया था। हाँ मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए मतलब दलितों के लिए। तो फ्रेंड्स बाद में ना ये जो मतलब 20 सितंबर का बात है, 20 सितंबर 1932 में ये मतलब पूना के यरवदा जेल में नज़रबंद था, और वहीं पे वो अनशन शुरू कर दिया था। मतलब 20 सितंबर 1932 में जब अनशन शुरू कर दिया, तो 25 सितंबर को गांधी जी और
भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ वहीं पे। उसके बाद उस समझौते के बाद से मतलब क्या किया कि ये जो दलित होते हैं, मतलब जो दलित के लिए प्रांतीय विधायकों में जो सुरक्षित 71 सीट था उसको बढ़ाकर 147 सीट कर दिया, और दलितों के पृथक चुनाव क्षेत्र के लिए प्रावधान जो दिया था उसमें सांप्रदायिक पंचायत में उसको भी समाप्त कर दिया था। और बाद में उसके दूसरे दिन 26 सितंबर को गांधी जी ने अनशन को समाप्त कर दिया था। बस फ्रेंड्स, पूना समझौता बस इतना ही तक था। आई होप हम सारे समझा दिए आप लोग, आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। जो 2011 में जो जनगणना हुआ था फ्रेंड्स, उसमें से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यानी आबादी है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। वैसे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा तो राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। फ्रेंड्स ये चारों बातों को याद रखिएगा, चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्षेत्रफल की भी दृष्टि से और जनसंख्या की भी दृष्टि से। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। फ्रेंड्स ये जो यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जगदीश चंद्र बोस द्वारा क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में। और इसका जो यूज होता है, जो पौधे में जो वृद्धि होता है उसको मापने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, कब किया था 1928 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कि नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट ... में स्थित है। फ्रेंड्स ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है। सूरत, वापी, गांधीनगर, बड़ोदरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूरत में, गुजरात के सूरत में नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थापित है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे, देख भी लिए होंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे थे। फ्रेंड्स ये बहुत हमको मेहनत लगता है क्वेश्चन को लाने में और बताने में, उसको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।